सुनो। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन। मेरी बात सुनो एकदम ध्यान से प्लीज। वेलकम टू टुडेस रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर? आज अपन लोग टैक्स डिडक्शन, टीडीएस, कलेक्शन, टीसीएस एंड रिकवरी, तीनों चीजों पे पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से बस सुनते रहना। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिवीजन में आप लोगों का ध्यान ऐसे बैठ करके सुनते रहोगे तो सिर्फ नहीं बना रहेगा, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ चीजें समझनी भी पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, प्लीज एक रफ नोट्स, प्लेन नोट्स कुछ भी खोल लीजिए और जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, जो भी आप सुनते जा रहे हो, उसको आप स्क्रिबल करते जाइए। यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट कंफर्ट, यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट कंफर्ट विद एटलीस्ट द मेजर सेक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो छोटे छोटे यू ही सेक्शन है उसमें तो क्या ही तुम स्क्रिबल करोगे, पर बड़े बड़े सेक्शन में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों सेक्शन नंबर 190 से ये चैप्टर शुरू होता है। सेक्शन नंबर 190 बोलता है कि भैया तुम टीडीएस लेते क्यों हो? तुम टीडीएस लेते क्यों हो? क्योंकि देखो भैया, आज इस साल का टैक्स जो है, इस साल का टैक्स जो है वो आप अगले साल भरते हो। तो मान लो अगर आपकी कोई कमाई 1 अप्रैल 2023 को हुई है, तो उसका टैक्स आप कब भरोगे? 31 जुलाई 2024। इतने समय बाद। तो हमने बोला ना ना, इतना डीले नहीं कर सकते, हम दो मेथड निकालेंगे। पहला मेथड तो एडवांस टैक्स हो गया और दूसरा दूसरा मेथड हम टीडीएस भी निकालेंगे, जिससे क्या हो, आपका टैक्स इसी साल थोड़ा सा कट के सरकार को जमा हो जाए। दूसरा, टीडीएस लाने का रीजन क्या था दोस्तों? टीडीएस लाने का रीजन ये था कि भैया सोर्स पे ही जब पैसा कट जाएगा ना, तो सामने वाले के हाथ में ही कम पैसा आएगा, और हाथ में ही कम पैसा आएगा ना, तो उसको टैक्स देने में चुभेगा कम। क्यों भैया? 100 रुपए में से 20 रुपए तो मेरा टैक्स कट के आ गया, आया ही 80 रुपए है, तो जब 20 रुपए कट के चला गया ना, जो कट के चला गया उसका दर्द मेरे को महसूस नहीं होगा। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि हर पेमेंट को ट्रैक किया जा सके, हर इनकम को ट्रैक किया जा सके और उनपे क्या लगाया जा सके? टीडीएस लगाया जा सके। दोस्तों अब एक एक करके समझते हैं। आपका रिडक्शन इन सोर्स एंड एडवांस पेमेंट क्यों होता है? टैक्स ऑन सच इनकम, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, जनरली रेगुलर असेसमेंट कब होता है? असेसमेंट ईयर में, यानी कि अगले साल में। लेकिन अगर आप टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स की बात करो तो ये प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में ही पेबल हो जाता है। इस साल का पैसा इसी साल सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन है 192(1) है, जिसके बारे में हम आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सर ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, इररिलेवेंट है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट क्या कहता है? दोस्तों पहला वाला पॉइंट कहता है कि इनकम टैक्स शैल बी डायरेक्टली पेबल बाय द असेसी वेयर प्रोविजंस फॉर टीडीएस आर नॉट पेड या टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। अगर कोई मेरे को पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट पे अगर टीडीएस का प्रोविजन अभी तक नहीं बना है, तो मैं खुद जाके डायरेक्टली टैक्स पे करूंगा। और अगर मान लो टीडीएस का प्रोविजन बना है पर बंदे ने टैक्स नहीं काटा, तो कोई बात नहीं, उसने नहीं काटा तो मेरी ड्यूटी हो जाती है कि टैक्स जाकर के मैं पे करूं। पर दोस्तों मेरी बात एक ध्यान से सुनना प्लीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि टैक्स कब पे करोगे सर? एक स्पेशल केस में। दोस्तों एक एटी आईएसी करके है जो स्टार्टअप रिलेटेड है। अब स्टार्टअप रिलेटेड क्या होता है? वो लोग आप लोगों को स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर इशू करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, करेक्ट? जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, वो अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हो और आप अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो उस पे टैक्स कब भरेगा असेसी? देखो, वेयर द इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर एटीआईएसी, तो उस केस में टैक्स कब भरोगे? ये तीनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाए ना, उसके 14 डेज के अंदर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सर आपको फ्री में इक्विटी शेयर्स मिले या कम रेट में इक्विटी शेयर्स मिले, तो जो आपका टैक्सेबल पोर्शन होता है उसमें टीडीएस कब तक भरोगे आप? पहला, जब आपको मिला है वो उसके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 48 मंथ्स के बाद, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के 48 मंथ्स के बाद, मतलब जिस साल आपको वो शेयर्स मिले हैं, उस शेयर का उस साल का असेसमेंट ईयर लो। असेसमेंट ईयर का एंड का वेट करो, वहां से 2 साल और, क्योंकि 48 मंथ्स लिखा है। ओए 48 मंथ्स नहीं, 4 साल और 4 साल के बाद आप क्या करोगे? उसका पे कर दोगे। और फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच शेयर्स, जब आपने बेचा, या तीसरा जब आप एम्प्लॉय होना सीज कर गए, तीनों में से जो भी पहले हो गया ना, तीनों में से जो भी पहले हो गया, उस समय आप क्या करोगे? आप अपना पूरा का पूरा जाके टीडीएस पटा दोगे। विद इन 14 डेज फ्रॉम द अर्लियर ऑफ दीज थ्री इवेंट्स यू विल हैव टू गो एंड पे योर टैक्सेस। अरे समझे क्या दोस्तों? उसके बाद क्या लिखा है? फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस और स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सारे सेक्शंस आपको एक साथ मिला करके समझने पड़ेंगे, ताकि आपको परक्विजिट्स क्या है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या है, ये सारी चीजें समझ आ जाए दोस्तों। उसके बाद मैंने एटी आईएसी यहाँ पे कवर कर रखा है, जो अपन अभी यहाँ पे नहीं, हम आगे चल करके जब एटी सीरीज का सेक्शन करेंगे तब अपन कर लेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे एक्चुअल टीडीएस वगैरह में। मेरी बात प्लीज एकदम ध्यान से सुनना। पहले तो मेरे को चैट पे बताओ, तुम लोग सुन रहे हो क्या मेरी बात? पहले तो मेरे को चैट पे बताओ, तुम लोग सुन रहे हो क्या मेरी बात? जल्दी जल्दी चैट पे हाई मारो, प्लीज जल्दी जल्दी चैट पे हाई मारो। हाँ जी, ठीक है, सुनो मेरी बात दोस्तों। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? 192 बता रहा हूँ। इधर स्क्रीन पे देखते जाना, एक सेकंड रुक के देखते जाना।
हाँ जी सर, मेरी बात सुनते जाओ प्लीज। सर हम लोग शुरू करने वाले 192 का सीरीज। 192 किस बारे में बात करता है दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें यहीं पे स्क्रीन में बताता जाऊंगा। आप मेरे नोट से जो है आप उससे पढ़ते जाना, आपको सारी चीजें याद होती जाएगी। मेरे को बताओ व्हाट इज सेक्शन नंबर 192। सेक्शन नंबर 192 टॉक्स अबाउट सैलरी। टीडीएस पे कटेगा, टीडीएस कटेगा किस पे कटेगा, सैलरी पे कटेगा। जब कौन किसको दे रहा है सर, जब आपका एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहा है, और सर वो एम्प्लॉई रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा, यहाँ पे रेसिडेंट भी कवर होता है और नॉन रेसिडेंट भी कवर होता है। आप कब टीडीएस काटोगे, ये वो टीडीएस नहीं है जो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद कर लो, सैलरी हमेशा कब, सैलरी पे टीडीएस हमेशा कब कटता है, पेमेंट पे कटता है। तो जब एक एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन से रेट पे टीडीएस काटोगे सर, आप टीडीएस काटोगे एट द रेट, टीडीएस एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स। आपका जो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उस पे आप काटोगे। पर जब आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालोगे ना, तो ध्यान रखना राजा कि एम्प्लॉई ने 115 बीएससी को बीएससी को कंटिन्यू किया है कि उसने 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो नया वाला फाइनेंस एक्ट 2023 आया, अब उसमें 115 बीएससी जो है हमने डिफॉल्ट सेट कर दिया। अगर आपको 115 बीएससी नहीं चाहिए, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन से जो आपको नॉर्मल स्कीम में मिलेंगे, तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो सर आपने 115 बीएससी लिया तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे एवरेज टैक्स रेट, नहीं लिया तो ऑप्ट आउट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। पर जो भी आपका एवरेज टैक्स रेट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अरे मेरी बात समझे क्या? हाँ सर। अब मेरे को बताओ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या निकालेगा, एम्प्लॉयर निकालेगा सर आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम में सबसे पहले तो वो क्या ले लेगा, जो भी आपकी सैलरी है, सैलरी इनकम तो एम्प्लॉयर को पता होगी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भैया कोई अदर इनकम तू डिस्क्लोज करना चाहता है क्या। आप अगर डिस्क्लोज करोगे तो उस अदर इनकम को ऐड करके वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकालेगा। उसके बाद सर ऐसा भी हो सकता है कि आप जब अदर इनकम्स डिस्क्लोज कर रहे हो तब आप लॉसेस भी डिस्क्लोज कर रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी के सामने सर क्या नॉक ऑफ कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नॉक ऑफ कर सकते हो। तो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस भी उसको डिस्क्लोज कर सकते हो और उसको भी वो एडजस्ट करके आपको दे देगा। लेकिन सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करने के लिए ना वो आपसे प्रूफ मांगेगा, उस पे आते हैं। पर आपका वो सैलरी लेगा, बाकी इनकम जो आपने डिस्क्लोज किया, और उसमें अगर कोई टीडीएस है तो वो भी बता देना, आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो वो भी बता देना, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके अलावा आपका चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन आपको मिलेगा तो वो भी बता देना। सब कैलकुलेट करने के बाद सर ये एम्प्लॉयर को पैदा होके थोड़ी पता रहेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना राजा, सामने से जाके। तो आप जाकर के बता देना, और एक बार आप बता दोगे ना तो टोटल इनकम पे जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो टैक्स लाइबिलिटी वो निकालेगा। मान लो अगर 1 लाख रुपए की टोटल इनकम है और उसमें 10,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आई, तो आपका एवरेज टैक्स कितना हो गया, 10% का एवरेज टैक्स हो गया। और 10% का एवरेज टैक्स रेट अब हर पेमेंट में से वो क्या कर लेगा, काट लेगा, हर पेमेंट में से 10% काट लेगा। इस तरीके से एम्प्लॉयर क्या करता है सर, काटता है आपका। दिस इज नॉट द ओनली वे, वो और 100 तरीके से आपका काटता है, पर टैक्स तो इसी तरीके से काटता है। ये हो गया सर आपका टीडीएस। अब मेरी बात सुनो, टीडीएस अंडर सेक्शन 192। अब प्लीज मेरी एक बात सुनो दोस्तों, कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट क्या होता है सर, जैसे मैं आपको बताऊं, आईफोन, एक आईफोन मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को आईफोन दिया था, लेजिट उन्होंने हमको ये आईफोन दिया था दिवाली के गिफ्ट के नाम पे, उन्होंने मेरे को ये आईफोन दिया था। अब ये जो आईफोन है ना, वो उन्होंने दिया था तब ये 80,000 रुपए का था। अब जब ये आईफोन दिया तो तुम सोचो, आईफोन तो एक नॉन मॉनिटरी परक्विजिट हो गया, तो इस पे टैक्स लगना चाहिए। मान लो मेरे टैक्स स्लैब था 30% का, तो इंटू 30% करके 24,000 का टैक्स लगता। अब ये 24,000 का टैक्स कौन बेयर करेगा? क्या एम्प्लॉयर ये बोलता शुभम तेरे लिए आईफोन लाया हो, 24,000 रुपए देगा तो आईफोन दूंगा, लगाएगा 24,000 रुपए, बोले मेरे को टीडीएस के नाम का काट के पटाने, बक रख ले। पागल, बजट था क्या? मेरा बजट होता तो मैं खुद ना ले लेता एमआई। मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे को नहीं देने भाई ये 24,000। तो ऐसा भी हो सकता है ये जो टैक्स बर्डन आया ना, ये एम्प्लॉई को भी आप पास ऑन कर सकते हो, या आप एम्प्लॉयर भी बेयर कर सकता है। एम्प्लॉयर मतलब कौन सा, जो सैलरी दे रहा है। तो सर अगर एम्प्लॉयर बेयर करता है ना, तो ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर बेयर करता है तो ये 24,000 का एम्प्लॉयर को ना तो डिडक्शन मिलता है, ना तो डिडक्शन मिलता है, और ना ही ये 24,000 को एम्प्लॉय के हाथ में, ना ही एम्प्लॉय के हाथ में इसको इनकम मानी जाती है। हम इसको पूरा पूरा इग्नोर कर देते हैं। अगर ये वाला पैसा कौन बेयर करेगा, एम्प्लॉयर बेयर करेगा, तो ना ही उसको डिडक्शन माना जाएगा, उसका डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को, और ना ही एम्प्लॉय के हाथ में इनकम माना जाएगा। सर ये किस चीज के रिलेटेड है? ये आपके नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के रिलेटेड है। अरे मेरी बात समझे क्या? हाँ सर। उसके बाद एक बात सुनो ना सर, सर ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक साल में दो एम्प्लॉयमेंट में हो, या एक ही साथ में दो दो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में हो? क्या ऐसा हो सकता है एक साल में पहले 6 महीना आपने कहीं और काम किया, फिर 6 महीना और काम किया? हाँ सर। दूसरा ये भी तो हो सकता है पूरे साल साल भर आपने एक एक एम्प्लॉय वन के पास और एम्प्लॉय टू के पास, दोनों के पास काम किया, हो सकता है। तो दोनों केस में टीडीएस कौन काटेगा सर, वो आप डिसाइड करोगे। मान लो आपने क्या किया, आप दोनों में से एक एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लो,
एक एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लो और उस एम्प्लॉयर को बाकी सारे इनकम का डिटेल दे दो, तो वो पहला वाला एम्प्लॉयर जो है टीडीएस काट लेगा, और दूसरे वाले एम्प्लॉयर को बस ये बता दो कि पहला वाला एम्प्लॉयर जो है उसने मेरा काट लिया है, तू मत काट भाई, तो वो तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेगा। अरे सर समझे क्या? हाँ, पर दोस्तों आप जब अपने एम्प्लॉयर को सारी डिटेल्स दोगे ना, वो यूं ही नहीं मान लेगा, वो आपसे कुछ चीजों का प्रूफ मांगेगा। जैसे क्या, तुम ना एचआरए क्लेम करते हो, एचआरए मतलब क्या? हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आपका हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा है ना, वो आपके लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड मांगेगा, लैंडलॉर्ड का पैन डिटेल्स मांगेगा और बोलेगा भैया पैन कार्ड जमा कर दे। दूसरा, लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब तुम बोलते हो मैं घूम करके आया इस बार, सर मैं करके आया। अगर तुम बोल रहे हो ना घूम घूम करके आया, तो सर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसका एविडेंस देना पड़ेगा। दोस्तों तीसरा, मेरी बात सुनो ना प्लीज, अगर आप डिडक्शंस मांग रहे हो किस चीज का, कि भैया आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंडर इंटरेस्ट का पेमेंट किया है आपने 2 लाख तक का, तो अगर आप उसका पेमेंट का डिडक्शन मांग रहे हो ना, तो राजा पैन कार्ड जमा कर दे कि भैया तेरा डिडक्शन क्या हुआ, और लैंडलॉर्ड और तेरे जो रेंट जो जिसने पैसा दिया तेरे को, लेंडर जो था, उसका डिटेल भी दे देना, जरा उसका डिटेल भी दे देना। और अगर तू चैप्टर 6A का डिडक्शन मांग रहा है तो उसके एविडेंस दे दे। अरे देखो कितने नालायक है, तुम अगर जाके बोलोगे कि मैं इस साल 1 करोड़ रुपए का अदर इनकम आएगा मेरा, उसका कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, चुपचाप ऐड कर देगा। बट तुम बोलोगे अरे ये खर्चा ना, ये खर्चा ना, ये खर्चा ना, ये खर्चा, बोले ओ प्रूफ दो, प्रूफ दो। सर ये सब चीजों का क्या मांगेगा वो आपसे? प्रूफ मांगेगा। अरे मेरी बात समझे क्या? ये सर उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है सैलरी में, मेरे स्क्रीन पे ध्यान दो सर, हम लोग पूरा 100% आईसीआई मॉड्यूल और हर वो कॉन्सेप्ट का कवरेज करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। इसके बियॉन्ड आपको एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों मेरी बात सुनो, एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 89। सर 89 एक अरियर्स ऑफ सैलरी का एक प्रोविजन है, उसका आप रिबेट क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों, एम्प्लॉयर जो होता है ना, उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, जिसमें वो अपने परक्यूजिट्स का पूरा डिटेल देगा, क्योंकि आपने जो परक्यूजिट्स दिया है उसकी क्या प्राइस है क्या नहीं है, वो आपको एम्प्लॉय को स्टेटमेंट दे के बताना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट जो है फॉर्म 12BA है। फॉर्म 12BA आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सुना होगा, जब ये तभी लगेगा जब आपकी सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा है, आप सच डिटेल्स, वरना 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 आप उसको फॉर्म 16 में ही डाल दोगे। सर फॉर्म 16 तो पता ही होगा, पर फॉर्म 12BA कब लगेगा? जब आपका 1.5 लाख से ज्यादा का सैलरी पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने काटने में कोई कमी या ज्यादा कर दिया, कि तुमने बहुत ही ज्यादा काट दिया या बहुत कम काटा, तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा, फिर काट देना। अगली बार फिर मौका मिलेगा, फिर टीडीएस काट देना। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, अगर आपका कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस है ड्यू टू एन एम्प्लॉय को देने का बाय ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का अगर कोई पैसा देने का है, तो टीडीएस कौन काटेगा सर? उस आरपीएफ का ट्रस्टी जो है ना, वो टीडीएस काटेगा। आरपीएफ का ट्रस्टी टीडीएस काटेगा अगर कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। वैसे ही जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, वैसे ही सुपर एनुएशन फंड होता है। अगर सुपर एनुएशन फंड की बात करो, अगर सुपर एनुएशन फंड अगर आपने एम्प्लॉय को दिया है, तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा ट्रस्टी के द्वारा। अरे समझे क्या सर? एक केस लॉ आया था आईटीसी वर्सेस सीआईटी का, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी के केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था दोस्तों? इधर देखो ना, जो आईटीसी के होटल्स थे वहां पे कस्टमर्स आते थे, कस्टमर टिप्स देते थे, तो मतलब ज्ञान नहीं, वो टिप्स नहीं, टिप्स फॉर एग्जाम, क्लियरिंग एग्जाम, वो टिप्स नहीं भाई, वो ज्ञान देते थे। वो जो कमीशन देते थे, टिप वो टिप किसको दिया जाता था? आपके स्टाफ लोगों को, वेटर लोगों को। अब ये जो टिप कंपनी लेता था और कंपनी स्टाफ को देता था, क्या ये सैलरी है? क्या इस पे टीडीएस लगेगा? एक तो क्यों इतना फालतू टाइम पास करते थे, मेरे को समझ नहीं आता। पर फिर भी कोर्ट इसका बैठ के जवाब भी देता है, कहता है भैया वो जो टिप आया ना कस्टमर से, वो देने के लिए क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? नहीं, वो तो अगर आया कस्टमर से तो दे देंगे, नहीं आया तो नहीं देंगे। दूसरी चीज, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने जेब से देने के लिए लायबल नहीं होता है, तो इस केस में एम्प्लॉयर की वजह से आप ये पैसा नहीं दे रहे हो, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। सर क्या लिखा है पढ़ो, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टिप वॉज द कस्टमर। दूसरा, ये टिप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टिप जब वेटर को मिलता है ना, वो उसके सैलरी हेड में नहीं आईएफओएस हेड में जाता है। ये देखो वेटर जाके घर जाके बोल रहा है सर नहीं नहीं नहीं, सैलरी नहीं, आईएफओएस में डालेंगे। तीसरा क्या है, देयर इज नो वेस्टेड राइट इन द एम्प्लॉई टू क्लेम सच अमाउंट, वो कोई हक से मांग नहीं सकता। एंड देयर इज नो रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सर इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड हेंस देयर इज नो टीडीएस, इसको टीडीएस नहीं माना जाएगा। सर प्लीज मेरी बात समझना, एक फॉरेन से एम्प्लॉय अगर इंडिया आता है, मेरी बात प्लीज सुनना, अगर एक फॉरेनर एम्प्लॉय है, एक कंपनी है मान लो केपीएमजी यूएस का एक एम्प्लॉय है, वो अगर इंडिया आकर के काम करता है केपीएमजी इंडिया में, तो इंडिया से तो उसको सैलरी मिल रही है, साथ साथ में इंडिया में काम करने की वजह से उसको यहाँ पे भी कुछ सैलरी मिल रहा है। तो दोस्तों आपका जो टीडीएस कटेगा ना, वो ये वाली सैलरी पे तो कटेगा ही कटेगा, ये वाली सैलरी मतलब जो इंडिया से मिल रहा है उस पे तो कटेगा ही कटेगा, और बाहर वाली सैलरी से भी कटेगा, ये बाहर वाली सैलरी से भी कटेगा। अरे समझे क्या?
डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 192 ए किसकी बात करता है दोस्तों? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉई। मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। सर सेक्शन 192 ए अलग है, एक छोटी सी बात करता है कि अगर आप एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, मतलब कोई ऐसा फंड जो एम्प्लॉयर ने खुद से बना रखा है, उसका अगर प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो ना, तो उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। ऊपर नहीं कटेगा सर, ऊपर नहीं कटेगा। ऊपर तब कटेगा जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू हो रखा है। पर यहां पे तब आगे जब एक तो एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड है, ऊपर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट था, यहाँ एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड है। अब आप यहाँ कर रहे हो प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हो और ये एग्जाम नहीं है, तो जो ट्रस्टी है ना वो काटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ऊपर एवरेज रेट ऑफ टैक्स था कि तुम्हारे हाथ में कितना टैक्सेबल होगा उतना, यहाँ पे हमने बोला 10% फ्लैट काटेंगे, लेकिन शर्त ये है कि मिनिमम 50,000 का अमाउंट होना चाहिए राजा। मिनिमम 50,000 का अमाउंट होगा तभी बात करेंगे, वरना कोई मतलब ही नहीं है। और ये पैसा भी कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर मैंने यहाँ पे आपको एक समझा दिया है बस कि आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉ कब हो जाता है। रूल 8 है सर, आपको रूल वगैरह याद नहीं करना है। विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट कब होता है? अगर आप सबसे पहले 5 साल के बाद निकाल रहे हैं, या फिर 5 साल के पहले आपका सर्विस टर्मिनेट हो गया ड्यू टू इल हेल्थ और एनीथिंग एल्स, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया और आप उसको एक दूसरे एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करवा रहे हो, तो भी विड्रॉल चल जाएगा, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। 3 केस में, पहला 5 साल, दूसरा 5 साल के पहले कर लिया इलनेस की वजह से, और तीसरा अगर एम्प्लॉयर टर्मिनेट हो गया और निकाल के दूसरे जगह एम्प्लॉयर के पास लेके जा रहे हो, तीनों केस में आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 192 ए वाला टीडीएस नहीं कटेगा। क्या रेट पे टीडीएस राजा? 10%। तुमको चाहिए ना ये रिविजन सुनते सुनते एक काम करो, वापस से एक टेबल बना लो दोस्तों, इस तरह का एक टेबल बना लो। इस टेबल में ना सिर्फ सेक्शन नंबर डालो, हेडिंग, उसके बाद डालो रेट, उसके बाद डालो पेई। पेई जो है वो रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, कौन होगा, और उसके अलावा डालो थ्रेशोल्ड। मिनिमम थ्रेशोल्ड कुछ है क्या तुम्हारे पास बनाया हुआ? होगा, पर एक पेज खोल लो ना, धीरे धीरे लिखते जाना। क्या जाएगा तुमको? मैं लिखूं ना लिखूं, मैं लिखूं या ना लिखूं, तुम लिख लेना। तुम लिख लेना सर, ध्यान रहेगा आपको क्या क्या लिख रहे हो। तो सर यहाँ पे आपको क्या हो गया? यहाँ पे इन्होंने बोला 192 ए में आपका रेट कटेगा 10%, पेई रेसिडेंट होगा यूजुअली, और उसके बाद थ्रेशोल्ड क्या होगा? 50,000 का थ्रेशोल्ड होगा। मेरी बात सुनो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 193 से शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 193 क्या बोलता है सर? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना ना। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब क्या? अगर अगर एक कोई भी इंसान, अगर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है 193 में, वो अगर एक रेसिडेंट को कुछ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट इंटरेस्ट दे रहा है, कुछ पैसे लिए होंगे सर, पैसों के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट पे आप क्या करोगे? टीडीएस काटोगे। टीडीएस कौन से रेट पे काटोगे दोस्तों? टीडीएस काटोगे एट द रेट ऑफ 10%। जनरली टीडीएस, अगर ध्यान ना आए ना, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली ध्यान ना आए तो क्या याद कर लेना? 10%। 10% आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन दोस्तों 10% टीडीएस जो है ना, ये सारे सिक्योरिटीज में नहीं कटेगा। इन सिक्योरिटीज के बहुत सारे एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है 4.25% नेशनल डिफेंस बॉन्ड। सर ये पूरा बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं मार्क करवा दूंगा। नेशनल डिफेंस लोन, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स हो गए, मतलब रिलेटेड टू द नेशन हो गया। उसके बाद 7 ईयर्स का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर 7 साल का एनएससी है आपका, तो उस केस में आपका टीडीएस और इंटरेस्ट नहीं कटेगा। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कोई डिबेंचर इशू किया है नोटिफाइड बाय सीजी। कौन सा डिबेंचर सर? कौन सा डिबेंचर? देखो 2 डिबेंचर है, देखा देखा लगेगा आपको। एक तो पीएफसी लिमिटेड 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड, और दूसरा आईआरएफसी लिमिटेड। ये दोनों जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स है ना, जो कौन इशू कर रहा है? पहला वाला पीएफसी लिमिटेड और दूसरा वाला आईआरएफसी लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं ना राजा, ये वाले बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, उस पे टीडीएस नहीं काटोगे। क्यों नहीं काटोगे सर? क्योंकि इन्होंने नोटिफाई कर रखा है। अरे ये दो वही वाले बॉन्ड है क्या जो 54 ईसी में आते हैं, आपको 50 लाख तक का डिडक्शन दिलाने के लिए? शर्त है 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, जाने दो, वापस आ जाओ। इधर देखो सर, उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड हो गया आपका। गोल्ड बॉन्ड हो गया जिसका नॉमिनल वैल्यू जो है ना वो 10,000 से ज्यादा नहीं है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी डिबेंचर जो एक पब्लिक कंपनी ने इशू किया, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को, हर किसी को नहीं सर, हर किसी को नहीं मिलता सर। ये किसको मिलेगा? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। शर्त ये है राजा कि आपका जो एग्रीगेट इंटरेस्ट है ना वो 5,000 से कम है, और सच इंटरेस्ट इज पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी है वो किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को ये वाला पेमेंट कर रही है 5,000 से कम का अकाउंट पे चेक से, तो लॉ ने बोला चलता है, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सीजी या एसजी सिक्योरिटीज हो गया। उसके अलावा ये देखो, अगर आप पेमेंट पेमेंट किसको कर रहे हो? एलआईसी को, जीआईसी को, या अदर इंश्योरर को, तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट, आपका जब इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट पे करता है किसको? एसपीवी को। सर सॉरी, एसपीवी जब पे करता है बिजनेस ट्रस्ट को, तो एसपीवी जो पैसा बिजनेस ट्रस्ट को देता है वो वैसे भी उस पर टीडीएस नहीं लगेगा राजा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी ये नो टीडीएस वाले जोन में आते हैं। मतलब सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो मैंने मार्क करवाए, एक तो आपका 7 ईयर्स एनएससी वाला हो गया, उसके अलावा आपका एनी डिबेंचर वाला
वाला हो गया, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट पेबल, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हो गए। ये 5 या 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पे 194 वाला 193 वाला टीडीएस नहीं कटता है। उसके बाद दोस्तों 194 क्या कहते हैं? 194 सिंपल है दोस्तों, 194 बात करता है डिविडेंड के बारे में। अरे डिविडेंड कौन देता है राजा? डिविडेंड कंपनी देती है। तो एक कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, किसको? रेसिडेंट शेयर होल्डर की, नॉन रेसिडेंट? सिर्फ रेसिडेंट की बात करेंगे। अगर एक कंपनी अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो 10% का डिविडेंड, 10% का टीडीएस कटेगा। कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सैलरी का भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट था, ये भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट आएगा। 194 में टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लेकिन एक शर्त है राजा, शर्त ये है कि मिनिमम 5,000 का तो डिविडेंड होना चाहिए इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर वो 5,000 का डिविडेंड होना चाहिए एंड नॉट पेड इन कैश होना चाहिए। कैश में पेमेंट नहीं होगा भाई, कैश में डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा, तो इस केस में आपको डिविडेंड पे टीडीएस काटना पड़ेगा। पर सर सुनो ना, अगर आपका जो डिविडेंड का रिसिपिएंट है ना, ये अगर एलआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, बिजनेस ट्रस्ट है, जो बिजनेस ट्रस्ट को कौन डिविडेंड दे रहा है? एसपीवी दे रहा है। ये तीनों भी केस में आपको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। अगर बड़े बड़े लोगों को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, बिजनेस ट्रस्ट वगैरह हो गए, ये लोगों को अगर पैसा मिल रहा है ना, तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। बट अदरवाइज डिविडेंड पे 10% का टीडीएस कटेगा। 195 क्या कहते हैं? 194 के बाद 194 ए हो गया दोस्तों। 194 ए रिलेट करते हैं 193 से। 193 कहते हैं इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन सी सर? कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, जैसे कि बॉन्ड डिबेंचर वगैरह हो गया। लेकिन सिक्योरिटीज के अलावा अगर कहीं से आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस कैसे कटेगा? सर सिक्योरिटीज के अलावा मतलब तुमने किसी को ब्याज पे लोन दिया, तुमने किसी को ब्याज पे लोन दिया, ब्याज पे लोन दिया मतलब इंटरेस्ट पे लोन दिया, वो लोन के पैसे आ रहे हैं तुमको, उस पे टीडीएस कटेगा क्या? जी हाँ सर, टीडीएस कटेगा। पर कौन काटेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे पेयर जो है वो काटेगा जब वो पेमेंट कर रहा है पेई को। पर पेयर कौन है सर? पेयर या तो इंडिविजुअल एचयूएफ हो सकता है या फिर कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। लेकिन सर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर आप बोलोगे ना, तो हर इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ कवर्ड नहीं होता है। मैं बोलता हूं सिर्फ बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ कवर होते हैं। बड़े मंजे का सर, बड़े मंजे का बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनो ना राजा, बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वो इंडिविजुअली एचयूएफ, हेलो हेलो हेलो, बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वो इंडिविजुअली एचयूएफ जो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर अगर प्रोफेशन में है तो उनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। दोनों में से कोई भी केस हो, अगर आप बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ हो गए ना, तो आप टीडीएस काटोगे। या उसके अलावा आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी वगैरह हो ना, तो आप टीडीएस काटोगे ही काटोगे। जब आप किसको पेमेंट कर रहे हो सर? आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी रेसिडेंट को, किसी भी रेसिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे। एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट सर? अभी तक तो रेट बहुत स्मूथ चल रहा है, 10%। 10% के रेट से काटेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट कर, पर पैसे काटोगे कब सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हो, या जब आप उसको एक्चुअल में पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर पे आप क्या काटोगे? आप टीडीएस काट दोगे सर। अरे ये सब तो बेसिक बात है, ये सब तो बेसिक बातें हैं सर। कुछ और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। ये सब तो बेसिक बातें हैं, पर मेरे को एक बात बताओ, पेयर कौन हो सकता है सर? यहाँ पे पेयर बैंकर हो सकता है, बैंकर हो सकता है। तुमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया, फिक्स डिपॉजिट का वो तुमको ब्याज दे रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर जब आप बैंकर की बात करो, तो बैंकर के इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक्सिस बैंक का ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी। अगर आप ब्रांच ए से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ब्रांच बी से भी, ब्रांच सी से भी, तो तीनों का मिला के एग्रीगेट देखेंगे कि हर ब्रांच का अलग अलग रखेंगे? सर ये जो प्रोविजन है ना, ये बैंक वाइड एप्लीकेबल है। और आपको पता है, एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन आने के बाद, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आने के बाद सारे ब्रांचेस का हिसाब किताब एक जगह पे मेंटेन करना आसान हो गया है। तो जब आप एक बैंक की बात करो ना, तो सारे ब्रांचेस का आप मिला करके एग्रीगेट देखोगे। पर सर एग्रीगेट देखना क्यों पड़ेगा? क्योंकि लॉ इसमें एक प्रोविजन है कि यहाँ पे टीडीएस काटने के लिए ना शर्त ये है कि आपका मिनिमम मिनिमम 40,000 का एग्रीगेट हो रहा है। 40,000 का इंटरेस्ट एग्रीगेट हो रहा है, तो 40,000 का एग्रीगेट सिर्फ एक ब्रांच का देखोगे क्या? नहीं, पूरे बैंक का देखोगे, सारे ब्रांचेस का मिला करके देखोगे। पहली चीज। दूसरी चीज सर, आपने कहा कि टीडीएस कब काटना पड़ेगा? जब आप क्रेडिट कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, करेक्ट? क्रेडिट या पेमेंट, करेक्ट? अब क्या होता है दोस्तों, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आने के बाद ना, अपने हिसाब के लिए, अपने हिसाब किताब के लिए बैंक क्या करती है, तुम समझ लो यूं कि डेली क्रेडिट करती है। डेली क्रेडिट तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, एक सस्पेंस अकाउंट में या फिर एक अलग अकाउंट में क्रेडिट करती है कि भैया इंटरेस्ट का आज के दिन का इतना खर्चा आया। तो जब आप डेली क्रेडिट करते हो, तो क्या तब भी आपको टैक्स बटाना पड़ेगा? क्या जब आप डेली क्रेडिट करते हो तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा? लॉ ने बोला नहीं भाई, मर जाएगा, मर जाएगा रे तू। डेली कैसे काटेगा? तू डेली क्रेडिट कर क्यों रहा है? तू अपने इंटरनल अकाउंटिंग ले कर रहा है, तो उसको मत ध्यान दे। तू क्वार्टरली या 6 मंथली या 1 साल में क्या कर लेना, टीडीएस काट लेना। अरे मेरी बात समझे क्या? यस सर। उसके बाद और क्या पॉइंट्स है दोस्तों? अब मेरी बात सुनो, पॉइंट्स में ये है कि ये सेक्शन के ना एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं।
ये सेक्शन के एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं कि बहुत सारे केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा और ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। मैं आपको बता दूं टीडीएस जो है ना आपका एमसीक्यू वगैरह और डिस्क्रिप्टिव मिला के आपको 10 से 12 नंबर तक का छेड़ के चला जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों प्लीज। एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका जो पेयर है वो कौन है? पेयर अगर आपका बैंकिंग कंपनी है, बीसी है, बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर उसके अलावा पोस्ट ऑफिस है, तो तुम टीडीएस तभी काटोगे जब मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट कितना है साल में 40 के का, मिनिमम एग्रीगेट कितना है 40 के का। पर राजा अगर आप सीनियर सिटीजन हो ना तो सीनियर सिटीजन के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 50 के हो जाएगा। फॉर सीनियर सिटीजन इट विल बी 50 के। तो सर आपका बीसी कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर है तो मिनिमम 40 के। पर सर अगर उसके अलावा कोई और पेयर है, कोई और पेयर मतलब मैंने दिया था अपने दोस्त को बंटी को, मैंने बोला बंटी पैसे ले इंटरेस्ट दे देना। बंटी अगर मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है और बंटी अगर बड़ा इंडिविजुअल है, बड़ा इंडिविजुअल मतलब आप टर्न मैं आगे इसके आगे बड़ा इंडिविजुअल का मतलब नहीं बताऊंगा। बड़ा इंडिविजुअल मतलब टर्नओवर जिसका 1 करोड़ से ज्यादा। अरे मेरे साथ बोलो ना प्लीज, बोलो ना, बैठे बैठे मुंह खोलो ना, वहां पे क्या है करिए बैठ गए, बोलो ना आप। बंटी बड़ा इंडिविजुअल मतलब क्या? टर्नओवर जिसका बिजनेस में या तो 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा है। तो अदर केसेस में क्या होगा सर? आपका 5,000 का लिमिट है, वो चाहे इंडिविजुअल हो या सीनियर सिटीजन हो, 5,000 का ही लिमिट है। उसके बाद दोस्तों हमको ये फर्क पड़ता है कि पेई कौन है। पेई कौन है? अगर बहुत बड़े बड़े लोग पेई होंगे ना तो टीडीएस नहीं काटेंगे। कौन से बड़े बड़े लोग? सर आपका एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, ये सारे लोग हो गए। तो उस केस में सॉरी इंश्योरेंस, सारे बैंकिंग कंपनी हो गए, बाकी कोई बैंकिंग कंपनी हो गए, तो उस केस में भी आप क्या नहीं करोगे? इंटरेस्ट नहीं काटोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? बड़े बड़े बैंकिंग कंपनीज हो गए, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में आया है। अगर एक फर्म जो है वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करता ही है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता ही है, उसका कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। इन्होंने बोला अगर एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है ना, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद सर जैसे फर्म और पार्टनर का है वैसे ही ये है कि अगर एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने मेंबर्स को पेमेंट कर रहा है, मेंबर्स को पेमेंट कर रहा है, तो भी उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सर तुम? अरे मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सर? वैसे ही ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं सर, ये देखो मेरी स्क्रीन पे। नो टीडीएस, नो टीडीएस कौन कौन से केसेस में है दोस्तों? ये केसेस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद देखो जब ये लोग पेई है, कौन लोग पेई है सर? आपका बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, यूटीआई और एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड। क्या इन्होंने नोटिफाई किया है? हाँ जी, इन्होंने बोला नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड या हुडको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड या हुडको, ये दोनों को अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। उसके बाद फर्म अगर पार्टनर को पे कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पे कर रही है अपने मेंबर्स को, और अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने अगर बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया है अदर देन टाइम डिपॉजिट, सर एफडी के अलावा अगर कोई डिपॉजिट करवाया है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। पर उस पर एक एक्सेप्शन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना शेल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इफ, सर ये देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है पहले कि इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अलावा क्या डिपॉजिट कर सकते हो सर? मान लो रेकरिंग डिपॉजिट कर लिया या मान लो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बीसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन बैंक, उस इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस नहीं कटेगा। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ए इफ, अगर उनका टोटल सेल्स जो है ना वो एक्सीड करता है 50 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड एग्रीगेट ऑफ सच इंटरेस्ट एक्सीड्स 40,000, दैट 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सच पेमेंट इज मेड टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रही है और जो टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा है तुम्हारा, और सामने वाले का इंटरेस्ट जो है ना वो 40,000 के ऊपर जा रहा है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला भाई? यहाँ पे हमने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी तेरे को टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा टाइम डिपॉजिट के अलावा किसी डिपॉजिट पे। पर हमने उसका एक्सेप्शन डाल दिया कि तू बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो तेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके अलावा देखो ना सर, छोटी छोटी चीजें, कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट अंडर द स्कीम ऑफ सीजी, उसमें नहीं कटेगा। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, इनके पास अगर डिपॉजिट करवा रहे हो तो नहीं कटेगा। इनकम पेड बाय सीजी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उस पे इंटरेस्ट जो आया उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर मैक्ट, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल, इसको हम बोलते हैं मैक्ट। मैक्ट के अंदर अगर आपने आपको इंटरेस्ट मिला और एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से कम है, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपका जीरो कूपन बॉन्ड हो गया जो इंफ्रा कंपनीज वगैरह देते हैं, उस पे नहीं कटेगा। और कोई भी इंटरेस्ट जो एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को दिया वो उस पे भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सर 194 ए हो गया। उसके अलावा बहुत सारे और छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि अदर
इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो। मैं आपको जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ सर। कभी-कभी क्या होता है सर, कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट, उसके पास जो डिपॉजिट आते हैं, वो उस डिपॉजिट को लेकर के डिपॉजिट करवा देता है किसी बैंक में इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ द कोर्ट। ये जो रजिस्टर जनरल ऑफ द कोर्ट के नाम पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, क्या उसपे टीडीएस कटेगा? नहीं राजा नहीं, इस पे बिल्कुल भी टीडीएस नहीं कटेगा जब तक ये डिसीजन ना हो जाए कि कोर्ट में जीता कौन, और जो जीता उसको जब पैसे जाएंगे ना, तो उसके हाथ की इनकम हुई तो उसके नाम पे टीडीएस कटेगा। पर जब तक रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे है ना, तब तक इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द टीडीएस अंटिल द मैटर इज डिसाइडेड, जब तक मैटर डिसाइड होकर के खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद दोस्तों, माइनर के केस में एक बात बताओ, अगर एक माइनर है जिसके दोनों पेरेंट्स डिसीज्ड हो गए, तो उस केस में टीडीएस जो है उसको जो इंटरेस्ट इनकम अक्रू हो रहा है वो किसके नाम पे डिडक्ट होगा? इन द नेम ऑफ पैन कार्ड ऑफ द माइनर, अनलेस ही गिव्स अ डिक्लेरेशन कि किसी और के नाम पे करो। आप माइनर के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे और माइनर के नाम पे ही टीडीएस डिडक्ट करोगे। सर कभी कभी आप सीजी अकाउंट स्कीम में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल गेन का डिडक्शन चाहिए होता है। तो वहां पे अगर जो डिपॉजिट किया और उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा सर? उस अकाउंट में भी आपको टीडीएस, उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, उस अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला ना, जो असेसी है उसके डेथ तक का इंटरेस्ट तो असेसी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, लेकिन डेथ के बाद का जो इंटरेस्ट है ना, वो लीगल हायर के पैन कार्ड पे टैक्सेबल होगा। क्या कहा मैंने? डेथ तक तो डिपॉजिटर के ही पैन पे टैक्सेबल होगा, डेथ के बाद जो है लीगल हायर के पैन पे आ जाएगा, अनलेस आप एक डिक्लेरेशन दे दो। सर ये क्या डिक्लेरेशन है? ये डिक्लेरेशन देके आप बोलते हो ना 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 ना, ये इनकम लग रहा है मेरी है, पर ये इनकम मेरी नहीं है। सर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन नहीं है, ये आपका सेक्शन 194 ए है। 194 ए किसके बारे में बात करता है? इनकम और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करो ना थोड़ा सा चैट में राजा, करते रहो। जो लोग कर रहे हैं वेरी नाइस, पर जो लोग नहीं कर रहे थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना, मेरे को भी तो समझ आए तुम लोग यहाँ पे हो, होश में मेरी बात सुन रहे हो। 194 ए क्या हो गया? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट ऑन इनकम अदर देन सिक्योरिटीज। अरे समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद अपन ने पढ़ा सर 194 बी, अपन 194 बी का सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें 194 बी है, 194 बी ए है और 194 बी बी है। मेरी बात सुनना ध्यान से सर। 194 बी क्या कहते हैं? बेटिंग का इनकम। 194 बी कैसे याद करते हैं अपन? मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं अपन 194 बी बेटिंग का इनकम। दोस्तों, अगर आपका कोई लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग का इनकम है, तो उस केस में जो पेयर है वो कोई भी हो और पेई हो, एनी पर्सन सर, जो दे रहा है, जो ले रहा है, कोई भी पर्सन हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में तुमने कहां से पैसे कमाए सर, इंडिया में अगर क्रॉसवर्ड पजल से, कार्ड गेम से, किसी भी तरह का गैम्बलिंग, बेटिंग, किसी भी तरह का लॉटरी इनकम कुछ भी कमाया ना, तो वह सारी चीजें कितने रेट पे टैक्सेबल हो जाएगी? 30% पे टैक्सेबल हो जाएगी। और दोस्तों याद रखना, कभी कभी जो विनिंग इनकम हो सकता है ना, वो पूरा कैश में भी हो सकता है, पूरा काइंड में भी हो सकता है, या पार्टली कैश पार्टली काइंड में भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपका पैसा काइंड में है इन द सेंस क्या? पार्टली कैश पार्टली काइंड में है, तो दोस्तों उसको मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर काइंड में है तो आप क्या करोगे? टीडीएस तो काट नहीं सकते, तो आप सामने वाले को बोलोगे भाई या तो टीडीएस का पोर्शन तू मेरे को दे दे, या फिर जाकर के इनकम टैक्स वाले के पास टीडीएस जमा कर दे, एडवांस टैक्स जमा कर दे, और तू मेरे को एक डिक्लेरेशन दे दे कि ये जो एडवांस टैक्स मैंने भरा ना, वो सिर्फ इसके लिए था। तो अगर ये डिक्लेरेशन दे देगा तो मैं तेरा इन काइंड रिलीज कर दूंगा। जैसे मान लो अगर आप आईपीएल में, आपको एक कार मिली, आपको एक बेस्ट मैन ऑफ द मैच मिला, आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और आपको एक 20 लाख की कार मिली, तो 20 लाख की कार पे 30% टीडीएस, यानी कि 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए कैसे काटोगे? तो आप मैन ऑफ द मैच को बोलोगे या तो 6 लाख मेरे को दे दे, या 6 लाख रुपए तो सरकार को जमा करके क्या कर, मेरे को रिसीट दे दे और मैं तेरे को कार दे दूंगा। तो सर इस तरीके से आप एडजस्ट करोगे। ये आपका 194 बी हो गया। लेकिन सर 194 बी में से इन्होंने क्या किया पता है? फाइनेंस एक्ट 2023 में, अभी वाले फाइनेंस एक्ट में इन्होंने हटा दिया ऑनलाइन गेमिंग। सर इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग यहां से हटा दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑनलाइन गेमिंग हटा दिया। ऑनलाइन गेमिंग हटा दिया मतलब क्या? इन्होंने बोला भैया ऑनलाइन गेम गेम का मार्केट बढ़ रहा है, हम ऑनलाइन गेमिंग को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ऑनलाइन गेमिंग के लिए अलग से सेक्शन बनाएंगे। और इन्होंने पूरा अमेंडमेंट करके 1 जुलाई 2023 से लाया, 1 जुलाई 2023 से लाया गेमिंग इनकम 194 बीए का इनकम। दोस्तों 194 बीए क्या है? जैसे आप ये ड्रीम 11 खेलते हो, पोकर खेलते हो ऑनलाइन, ये सारी गेम, इसमें कुछ लोग लेजिट कैश जीत रहे हैं, तो हमने बोला भैया उसपे भी टीडीएस का प्रोविजन जो है हम अट्रैक्ट करेंगे। कितना टीडीएस लगेगा? कोई भी किसी को भी दे रहा है, एनी पर्सन टू एनी पर्सन, कितना टीडीएस कटेगा? 30% ऑफ द नेट विनिंग्स। सर नेट विनिंग्स मतलब क्या होता है? आपके नेट विनिंग्स का 30% आपको क्या लग जाएगा? टीडीएस लग जाएगा। पर सर सुनो ना मेरी बात, कब काटोगे ये पैसा? ये टीडीएस कब काटोगे बेटा? या तो जब वो विड्रॉल कर रहे हैं तब काट लेना, जब वो विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा जब निकाल रहे हैं तब काट लेना। पर मान लो सर विड्रॉ ही नहीं किया, तो हमने बोला ठीक है, अगर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं ना, तो हर साल का तू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर में काट लेना। हर साल का जो टैक्स है तू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर में काट लेना। अरे मेरी बात समझे क्या? अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? क्या कहा सर मैंने? 30% ऑफ द नेट विनिंग्स। सर सवाल मेरा ये है, नेट विनिंग्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट विनिंग्स? व्हाट इज नेट विनिंग्स?
व्हाट इज नेट विनिंग्स दोस्तों? ये टीडीएस कैसे कटेगा, ये भी इन्होंने अपने प्रोविजन में समझा रखा है और बहुत बेसिक है सर। जितनी चीजें लिखी है ना उतनी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे मेरे को अपने दिमाग से बताओ दोस्तों, अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 1 लाख डिपॉजिट करने के बाद मैंने उसमें 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, 20,000 रुपया मैंने निकाल लिया और 20,000 निकालने के बाद मेरे क्लोजिंग बैलेंस जो है ना साल के आखिरी में वो 1.2 लाख रुपीस बचा हुआ है। 20,000 मैंने विड्रॉ किया और उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1.2 लाख बचा हुआ है। तुम मेरे को बताओ टैक्स कब लगता है? विड्रॉल पे लगता है एंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर लगता है। अब मेरे को बताओ, जब मैंने 20,000 रुपया विड्रॉ किया, क्या मेरे पे कोई टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। क्यों भैया? 1 लाख तो मैंने डिपॉजिट किया, उसके सामने 20,000 मैंने विड्रॉ किया है, तो 20,000 विड्रॉ करने के बाद मेरे वो 20,000 तो कैपिटल का रिमूवल है, तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सर विथड्रॉ करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 1.2 लाख, जबकि आपका क्लोजिंग बैलेंस आना कितना था? 80,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस आया ना 40,000 रुपए का, इसको आप नेट विनिंग्स मानते हो इस साल का। और इस साल के एंड ऑफ प्रीवियस ईयर में ये जो ड्रीम इलेवन है ना, ड्रीम इलेवन, उसको क्या करना पड़ेगा? ये 40,000 की नेट विनिंग पे 30% टैक्स यानी कि 12,000 रुपए मेरे तरफ से कहां जमा करना पड़ेगा? इस सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा और 12,000 से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। 12,000 से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन बन गया सर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पे। सर यहाँ पे इन्होंने बहुत समझाया है कि आप जो नेट विनिंग्स निकालते हो ना, ऑफ ईच यूजर अकाउंट निकालते हो। ईच यूजर अकाउंट मतलब सर जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का भी चलाते होगे, तो अकाउंट एक होता है, उसके अंदर 5 अलग-अलग छोटे-छोटे सब अकाउंट्स होते हैं। तो वो 5 अलग-अलग सब अकाउंट्स का 5 अलग-अलग नहीं मानोगे आप, उसको एक ही यूजर अकाउंट मानोगे, एक मेन अकाउंट मानोगे, 5 अलग-अलग अकाउंट्स नहीं मानोगे। वैसे ही सर क्या होता है, कभी-कभी गेमिंग में आप पोकर का अलग अकाउंट बना रखे हो, उसी उसी ऐप में पोकर का अलग अकाउंट बना रखे हो, आप कार्ड्स का अलग अकाउंट बना रखे हो, तो अलग-अलग अकाउंट बनाने से आपका अलग-अलग टैक्सेबिलिटी नहीं आता। हम यूजर अकाउंट वाइड देखते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 30% ऑफ द नेट विनिंग। सर एक मेरे को दूसरा एग्जांपल दे दो। अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, 1 लाख रुपए किए थे डिपॉजिट। उसके बाद उस साल में सर पहले मैंने 50,000 रुपए विड्रॉ किया। क्या मेरे को कोई टैक्स लगेगा? नो टैक्स। उसके बाद मैंने 60,000 रुपए विड्रॉ किया। क्या मेरे को टैक्स लगेगा? जी हाँ। सर अब आपने 10,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, तो आपको 10,000 रुपए पे टैक्स लग जाएगा जब आप ये विड्रॉल कर रहे हो। तो 10,000 का 30% यानी कि क्या? 3,000 रुपए काट करके आपको पैसे मिलेंगे। और उसके बाद सर आपका क्लोजिंग बैलेंस हमने देखा, तो क्लोजिंग बैलेंस में हमको 30,000 और दिखा। तो लॉ ने बोला बेटा ये 30,000 भी तो प्योर प्रॉफिट है। ये 30,000 पे और 30% काट करके 9,000 रुपए तू कहां जमा कर दे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कर दे। सर ये 194 बी है, तुमको समझ आया क्या? सर तुमको समझ आया क्या? मेरी बात सुनो सर, इसके नीचे इन्होंने जितनी फालतू बकवास करी है ना, जो मैंने तुमको समराइज करके दिया है, 194 बी के बाद बी है, देखोगे अगर आप, तो जितनी चीजें इन्होंने नेट विनिंग की बकवास करी है, तुम अगर एग्जाम्पल बना बना के लिखोगे ना, तुमको समझ आएगा जो मैंने 2 एग्जाम्पल में दिया उतनी ही बातें लिखी है, उसके अलावा सारा बकवास है। पर एक चीज ध्यान रखना सर, ये जो पैसा तुम डिपॉजिट कर रहे हो ना, ये जो पैसा तुम डिपॉजिट कर रहे हो ना, ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट होना चाहिए। मतलब क्या? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मतलब तुमने पैसा दिया है, तो टैक्स क्यों लगेगा उसपे? मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए दिया, मान लो मैंने 1 लाख रुपए दिया, ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट था और उसके साथ मेरे 1 लाख रुपए देने पे 20,000 रुपए ड्रीम इलेवन वाले ने खुद से डाल दिया। बोनस के नाम पे 20,000 रुपए डाल दिया और अब इसके बाद मैंने अगर 3 लाख रुपए विड्रॉ किए, 3 लाख रुपए विड्रॉ किए, सर तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मेरा प्रॉफिट होगा 3 लाख माइनस 1 लाख। 3 लाख माइनस 1 लाख, मेरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, नेट विनिंग होगा। ये 20,000 भी जो है ना, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये मेरे पैसे थे ही नहीं। ये तो बोनस के नाम पे उन्होंने डिपॉजिट किया है, तो ये टैक्सेबल डिपॉजिट हो जाएगा। ये टैक्सेबल डिपॉजिट हो जाएगा और इस पे आपको टैक्स लगेगा। मतलब जब आप नेट विनिंग्स निकाल रहे हो ना, तो इसको आप माइनस नहीं करोगे, आप सिर्फ माइनस करोगे नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट को। अरे समझे क्या? यस सर। चलो सर बस इतना ही है। उसके आगे छोटी-छोटी बातें, फालतू बातें वो अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सर 194 बीबी, 194 बीए के बाद 194 बीबी। मेरी बात ध्यान से सुनो। 194 बीबी क्या कहता है? बीबी यानी कि भाग-भाग। कौन भागता है सर? रो रो हॉर्स। तो अगर आपको हॉर्स रेसिंग या विनिंग इनकम, हॉर्स रेसिंग से या हॉर्स बेटिंग से विनिंग इनकम हो रही है, तो उसपे कितना टीडीएस कटेगा? उसपे भी 30% का टीडीएस कटेगा। बस एक छोटी-सी चीज़ यहाँ बदल जाती है सर, कि यहाँ तेरी मिनिमम कमाई ना कम से कम 10,000 रुपए की होनी चाहिए इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर 10,000 की कमाई होनी चाहिए। 30% का तभी तुमको टीडीएस कटेगा, पर मिनिमम 10,000 की आपकी कमाई होनी चाहिए। किस चीज से सर? विनिंग फ्रॉम अ हॉर्स रेस। आपके हॉर्स रेस की विनिंग इनकम होनी चाहिए। ये 194 बीबी है। उसके बाद दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेक्शन 194 सी। 194 सी किसकी बात करता है? कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट की बात करता है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन होता है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है सर? मैं बताऊंगा आपको। भाई आया है करा के जाएगा। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, किसको पेमेंट करता है? रेसिडेंट को पेमेंट करता है। किस चीज के लिए? किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
या तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले या आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले, किसी भी चीज के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो ना राजा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो उस पे आप क्या काट लोगे, टीडीएस काट लोगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पे टीडीएस नहीं कटेगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पे टीडीएस नहीं कटेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। सर टीडीएस कितना कटेगा, डिपेंड करता है कि आपका रेसिडेंट ये जो सामने है ये इंडिविजुअल एचयूएफ है या कोई और है। ये पहली बार ऐसा है, ये पहली बार और आखिरी बार ऐसा है जहां पे टीडीएस डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो कि अदर्स हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो दोस्तों उस केस में आपको कितना टीडीएस कटेगा, 1%। बट आप बाकी कोई और हो तो 2% का कट जाएगा आपका, 2% का कट जाएगा टीडीएस। ये क्या हो गया सर, ये अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन में सर इन्होंने बोला बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ, बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ तुम समझ रहे हो ना, और उसके अलावा बाकी कोई भी नाम ले लो सर, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गए, आपका कोई ट्रस्ट हो गया, कोई गवर्नमेंट हो गया, कोई भी इंसान हो गया, अगर वो पेमेंट कर रहा है ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। सर टीडीएस किस चीज पे काटोगे, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ सर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इन्होंने बता रखा है जिसका हमने शॉर्टकट बनाया बीसी। मत बी क्या है सर आपका सर 5 चीजें हैं जो आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं। सबसे पहला बी, बी हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग, ये आपको याद करना पड़ेगा राजा। अगर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो रहा है ना तो 194 सी अट्रैक्ट हो जाएगा। सी क्या हो गया, अगर केटरिंग का काम अगर कर रहे हो तो 194 सी अट्रैक्ट हो जाएगा। एम क्या हो गया दोस्तों, ए क्या हो गया, टी हो गया, बताओ क्या क्या हो गया, बताओ सर, बताओ फटाफट आपके हिसाब से क्या क्या हो गया। एम हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, ए हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, और टी हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गुड कैरेजेस। ये 5 अलग अलग बिजनेस है जिसको इन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया है। पर सर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको, अगर मैंने किसी को हायर किया या फिर किसी को प्रोजेक्ट दिया जहां पे मैंने बोला कि तू मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करके देगा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का, किस चीज का, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का, अगर तू मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करके देगा, और वो अगर मेरे को उस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो गुड्स लगते हैं ना, वो गुड्स या तो मैं खुद सप्लाई करता हूं या मेरे एसोसिएटेड लोग सप्लाई करते हैं। मेरे से जो एसोसिएट, जैसे कि सर यू समझ लो ना, रिलायंस से एसोसिएटेड है रिलायंस जियो, तो जो भी एसोसिएटेड लोग अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ही वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। मतलब एक बात समझना सर, मैंने अगर, ओहो सुनो सुनो सुनो, मैंने अगर एक कपड़ा दिया और मैंने अपने टेलर को बोला कि तू हमारे कंपनी के 10 एम्प्लॉइज के लिए वो कपड़े को स्टिच करके हमारी ब्रांडिंग करके हमको दे दे, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर अगर मैंने उसको पैसा दिया, मैंने बोला माल तेरे को जहां से खरीदना है खरीद ले, तू ला करके सामान खरीद के लाके मेरे को ब्रांडिंग करके मेरे को दे दे, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान लेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कवर्ड है सर, वही मैन्युफैक्चरिंग जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन तो रहा है, पर यहाँ पे गुड्स कौन दे रहा है सर, मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तभी जाके ये प्रोजेक्ट यहाँ पे फंसेगा, वरना ये नहीं फंसेगा। सर ये क्या हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही लेबर चार्जेस भी आते हैं, तो उसमें भी टीडीएस कटेगा। पर दोस्तों एक बात बताऊं क्या, सर सवाल ये है कि टीडीएस क्या रेट पे कटेगा वो तो आप समझ गए, लेकिन सर इसमें एक और चीज है, बीसीएमएटी। एमएटी में क्या है सर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो गुड्स कैरेजेस का सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स कैरेजेस का सर्विस और पैसेंजर कैरेजेस का, एक्सेप्ट फॉर रेलवेज, इंडियन रेलवेज को ये अप्लाई नहीं होगा। पर दोस्तों आपको पता है कि कुछ कंपनीज को सेक्शन 44 एई एप्लीकेबल होता है। 44 एई मतलब क्या है सर, आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आपके पास 10 या 10 से कम गुड कैरेजेस है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। तो लॉ ने क्या कहा पता है, अगर आप 44 एई के लिए ऑप्ट कर रखे हो और अगर आपने अपना पैन कार्ड फर्निश कर दिया ना, तो उस केस में आपके पेमेंट पे हम टीडीएस नहीं काटेंगे। ये पीजीवीपी में आपके एडजस्टमेंट आता है राजा, एडजस्टमेंट आता है कि गुड्स कैरेज वाला है, उसने अपना पैन फर्निश कर दिया, पर उसको ट्रांसपोर्टर को तुमने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तुमने उस पर टीडीएस नहीं काटा, हाँ चलेगा, अगर उसने पैन कार्ड फर्निश कर दिया है, 44 एई ऑप्ट कर रखा है, तो उसके लिए टीडीएस नहीं कटेगा। सर ये 44 एई वाला पॉइंट था। अरे तुमको मेरी बात समझी क्या, उसके आगे सर मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, सुनते जाना, बस लंबा प्रोविजन है, सुनते जाना, एक बार में खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या कहा, अगर आप जो स्पेसिफाइड पर्सन हो, आप जो रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है, तो उस पे 194 सी अप्लाई नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है ना, अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा मान लो 2 करोड़ का टर्नओवर है, क्या मैं बड़ा इंडिविजुअल हो गया, हाँ, तो क्या मैं स्पेसिफाइड पर्सन में आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो अभी मैं अगर अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ, घर शिफ्ट करने के लिए सारा सामान बेचने के लिए मैंने ट्रांसपोर्टर को मंगवाया, ट्रांसपोर्टर को बुलवा करके मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं टीडीएस काटूंगा क्या, नहीं यार, टीडीएस इज डिडक्टेड फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट इन केस ऑफ पर्सनल पर्पस।
तो यहाँ पे जो मैं अपना सामान पर्सनली भिजवा रहा हूँ, उस पे आपको टीडीएस नहीं लगेगा। सर टीडीएस काटने का कोई थ्रेशोल्ड है क्या? अरे सवाल सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड तो यही है। टीडीएस काटने का सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड ये है कि आपका इंडिविजुअल इनवॉइसेस जो है वो 30,000 से कम होना चाहिए और पूरे साल का एग्रीगेट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जाके टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब अगर आपका इंडिविजुअल पेमेंट जो है वो 30,000 से कम है और आपका एग्रीगेट इनवॉइस जो है वो 1 लाख से कम है। एग्रीगेट इनवॉइस मतलब थ्रू आउट द ईयर अगर वो 1 लाख से कम है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अरे मेरी बात सुन पा रहे हो क्या तुम? मेरी बात सुनो और समझ पा रहे हो क्या तुम? हाँ जी सर, अब मेरी बात सुनो सर, अगर आपका इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से कम है और पूरे साल में एग्रीगेट 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से कम है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। पर सर सवाल ये है ना कि मान लो 30,000, 30,000, 30,000 हो गया। उसके बाद चौथा पेमेंट आया 50,000 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया 50 और 90 140। मेरे को बताओ ये जब 50,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं टीडीएस किस पे काटूँगा? जो एक्सेस 40 के है उस पे, कि पूरा 140 के पे काटूँगा बताओ? पूरा का पूरा 140 के पे काटूंगा। होल अमाउंट पे काटोगे, सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे नहीं, पूरे के पूरे अमाउंट पे काटोगे। अरे तुम समझ गए क्या मेरी बात? टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट, अभी क्योंकि पूरा का पूरा आपके प्रोविजन कवरेज में आ गया है। सर मेरी बात समझ गए ना? हाँ जी सर। अब एक आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ कि मान लो एक कंपनी है, उसने क्या किया, सीएट टायर एक टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स ने एक कंपनी को प्रोजेक्ट दिया कि तू टायर्स बना के हमारे नाम पे ब्रांडिंग करके हमको दे। और टायर्स बनाने के लिए रबर किसने प्रोवाइड किया? रबर जो है टाटा मोटर्स ने ही प्रोवाइड किया कि ये ले रबर जो तेरे को लगने वाला है, इसका तो टायर बना के हमारे नाम पे ब्रांडिंग करके दे। अगर वैसा केस है तो दोस्तों, जब ये टायर रबर का वैल्यू क्या था? 50 लाख था और अब ये जो टायर बेच रहा है कितने का बेच रहा है? वो 70 लाख का बेच रहा है। तो सवाल ये है, जब तुम पेमेंट करोगे तो टीडीएस कौन से अमाउंट पे काटोगे? तो उसका आंसर है, डिपेंड करता है इनवॉइस में। अगर उसने इनवॉइस दिया 50 लाख मटेरियल के परचेस का, 20 लाख मेरे काम का, टोटल 70 लाख, आप टीडीएस काटोगे सिर्फ ये 20 लाख के एक्सेस पे। पर अगर उसने इनवॉइस दे दिया टायर का 70 लाख रुपया, तो उसपे आप टीडीएस काटोगे पूरे पूरे के पूरे अमाउंट पे, क्योंकि उसने स्प्लिट नहीं दे रखा है सर। उसने क्या नहीं दे रखा है? स्प्लिट नहीं दे रखा है। पर अगर उसने स्प्लिट में मटेरियल कॉस्ट अलग से दिखा दिया, तो आप मटेरियल कॉस्ट पे टीडीएस नहीं काटोगे, क्योंकि ये तो मियर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स है ना। मैंने तेरे को 50 लाख का सामान दिया, तू उसी का बिल मेरे को कर रहा है। तो ये तो मियर सेल है, तो उसपे टीडीएस नहीं कटेगा। सर तुमको समझ आ रहा है क्या कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ? हाँ, बोलो ना राजा, तुमको समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो। हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, बताओ मेरे को। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, एक सेलर जो होता है ना, वो बायर को नेचुरल गैस बेचता है। क्या बेचता है? नेचुरल गैस, गैस बेचता है बेसिकली। सर जब आप गैस बेचते हो, तो मैं आपको क्या लगता है कि दुकान के बाहर ऐसे लेके खड़े, "हाँ, पैसे दे। हाँ, ये ले लेके जा।" ऐसा कैश दे दे गैस दे दोगे? नहीं भैया, जब तुम गैस बेचते हो ना, तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि आप उसको ना उस बायर के लोकेशन तक पहुँचा करके दो, आप उसको ट्रांसपोर्ट करवा के दो। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, क्या मैं उसको 194 में टीडीएस काट के लूँगा? लॉ ने, कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल गैस में ना जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंसिडेंटल होता है। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो आप उसका अलग से 194 नहीं करोगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट। उसको सेल का ही एक हिस्सा माना जाएगा, तो ये तुम्हारा एक रेगुलर एक्सपेंस है बस, उसको 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। ये याद रखना सर, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। दोस्तों इसके बाद एक ब्रॉडकास्टर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशन का। दोस्तों एक होता है ब्रॉडकास्टर, एक होता है प्रोडक्शन हाउस। ब्रॉडकास्टर मतलब जैसे कि आपका मान लो अमेज़न टीवी, अमेज़न टीवी जो है आपका अमेज़न प्राइम, और प्रोडक्शन मतलब क्या है, जैसे मान लो धर्मा प्रोडक्शन। और सर जब धर्मा प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन करके ब्रॉडकास्टर को देता है और उसके लिए ब्रॉडकास्टर क्या करता है, पेमेंट करता है उस चीज़ का, तो क्या उस पेमेंट पे 194 का टीडीएस कटेगा? दोस्तों मेरी बात सुनो। जब आप ब्रॉडकास्टिंग का पेमेंट करते हो तो सवाल ये है क्या उस पे टीडीएस कटेगा? तो इसका जवाब ये है दोस्तों, ध्यान से सुनो, स्क्रीन पे देखो। आपका जो ब्रॉडकास्टर जब पेमेंट करता है प्रोडक्शन हाउस को ना, तो उस केस में क्या होता है, आप डिपेंड करता है कि जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, वो आपके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है कि बस एक जनरल प्रोजेक्ट है। जनरल प्रोजेक्ट मतलब क्या? क्या तुमने बोला कि मिर्ज़ापुर मेरे लिए अलग से बना और मिर्ज़ापुर सिर्फ़ मैं अमेज़न प्राइम पे चलाऊँगा और कहीं भी नहीं चलाऊँगा? अगर उसका जवाब है हाँ, अगर उसका जवाब है हाँ, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर आपके हिसाब से अगर अलग से बना रखा है ना, तो 194 अप्लाई होगा। पर सर अगर आपके हिसाब से नहीं बना रखा है, उन्होंने बनाया रॉकी रानी, क्या मूवी थी पता नहीं, रॉकी रानी की जो भी मूवी थी, तो रॉकी रानी की प्रेम कहानी, तो रॉकी रानी की जो मूवी थी वो तो जनरल है ना, तुम्हारे लिए अलग से थोड़ी बनाए। तो उस केस में 194 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में बैठेगा ही नहीं भाई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यूनिकनेस नाम की कोई चीज होनी चाहिए, तो मिर्जापुर में है कि भैया तेरे लिए अलग से बनाए, तो वहां पे तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा। अरे मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है सर, मेरी बात समझ गए हो तो उसके बाद एक केस लॉ है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, सर मैं एक केस लॉ है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, आदित्य सीमेंट करके एक कंपनी है।
आदित्य सीमेंट ने क्या किया, आदित्य बिरला सीमेंट वाली जो कंपनी है, उसने एक जने को हायर किया कि भैया मेरा ना पूरे सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन का काम तू देखेगा। और जब आदित्य सीमेंट ने इस बंदे को पेमेंट किया तो उसने 194 सी में डिडक्ट कर लिया टीडीएस। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज कवर्ड अंडर 194 सी। ये बंदा ना उस काम के लिए और लोगों को कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, क्योंकि अकेला उससे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज नहीं हो पाया, तो और सारे ट्रांसपोर्टर्स को ला रहा है और उनको अपने अंडर हायर कर रहे हैं। सर जब आप उसको अपने अंडर हायर कर रहे हो तो क्या उस पे भी 194 सी का टीडीएस कटेगा कि एक बार कट गया तो दोबारा नहीं कटेगा? लॉ ने बोला सुनो, जब तुम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को ला रहे हो ना, इट इज नथिंग बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो ना तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो तो आपको टीडीएस भरना पड़ेगा 194 सी में। 194 सी को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर। ये क्या हो गया? ये आपका सब कॉन्ट्रैक्टर का प्रोविजन हो गया। 194 सी पूरा का पूरा खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद मेरे स्क्रीन पे देखते रहो। 194 डी क्या है? डी यानी कि दल्ला। डी यानी कि दल्ला। दल्ले को क्या मिल रहा है? इंश्योरेंस का कमीशन मिल रहा है। अगर इंश्योरेंस का कमीशन का पेमेंट हो रहा है किसी भी इंश्योरेंस के ब्रोकर को, तो क्या होगा सर? उस पे टीडीएस कटेगा और अब टीडीएस का रेट बदलेगा बेटा। अब हमने बोला जब भी आप किसी ब्रोकर को पेमेंट कर रहे हो इंश्योरेंस कमीशन का, इंश्योरेंस बेचने के कमीशन का, तो उस कमीशन पे 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। राजा कितना? सिर्फ 5%। यूं मान के चलो कि बिजनेस में कमीशन वैसे भी कम होता है, तो कमीशन में हम लोग कितना और काटेंगे? तो हमने बोला 5% काट देंगे, सिर्फ उतने में मन भर लेना, और वो भी तब जब तेरा एग्रीगेट 15,000 के ज्यादा है। दोस्तों आप लोग एक चार्ट बना रहे हो क्या? साथ साथ में बना सकते हो राजा, ये तुम नहीं लिखने की जगह वो चार्ट बना सकते हो। 5% से ज्यादा अगर है, 5% या 15,000 रुपए से एग्रीगेट में ज्यादा है, तो आपको इंश्योरेंस काटना पड़ेगा। पर दोस्तों एक चीज, एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता देता हूं। री इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप जब ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हो अपने ऑडिट में, वहां पे आ जाएगा। पर यहां पे एक बार 194 डी में एक बार री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ो। री इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस। ठीक है? सिंस देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन इंश्योर्ड एंड द री इंश्योरर, जो पर्सन इंश्योर्ड हुआ है और जो री इंश्योरर है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए 194 डी नहीं लगेगा जब प्रॉफिट कमीशन देता है री इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंश्योरेंस कंपनी। सर जब री इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर प्रॉफिट कमीशन देता है ना, तो उसमें 194 डी नहीं लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस अलग होता है, री इंश्योरेंस अलग होता है। सर ये एक एक्सेप्शन है और इस पे क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों 194 डी है। डी है मतलब क्या? डी है दादाजी। डी क्या होता है सर? दादाजी। दादाजी का क्या? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो मेरे साथ एक बार, दादाजी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है आपने, तो वैसे तो जब आप प्रीमियम देते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, और फिर जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। पर हमने दो एक्सेप्शन निकाले हैं सर, इसके दो एक्सेप्शन निकाले हैं। दो एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा 1010 डी। 1010 डी कहता है कि भैया 1010 डी यहीं पर रिवाइज करवा रहा हूं, नहीं करवाते, पर मेरे को पता है आपको समझने के लिए इसकी जरूरत है। ऊपर तो क्या है, मैं तुमको फट से बता दूंगा कितना परसेंट और क्या है, आगे बढ़ जाऊंगा, छोटा रिवीजन वीडियो बन गया। पर 1010 डी यही समझना जरूरी है दोस्तों। 1010 डी क्या कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वैसे तो तुमको जब पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, पर ये एक्सेम्पशन जो है ना, तीन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तीन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। पहला, आपका अगर 80 डीडी या 80 डीडीए में सम रिसीव हुआ है, बाद में देखेंगे। दूसरा, अगर आपको की इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है। किसका पैसा मिल रहा है? की इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है। और तीसरा, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है जहां पे आपने जो पैसा डाला था ना, जो प्रीमियम पेबल था ना, इट एक्सीड्स 20%, इट एक्सीड्स 10% से ज्यादा का अगर आप प्रीमियम भर रहे हो ना, तो उस पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। और अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी वाला केस है तो वहां पे ज्यादा प्रीमियम होता है राजा, तो ये 10% को हमने 15% कर दिया। पर दोस्तों एक बार मेरी स्क्रीन पे देखते रहो, अभी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो लोग क्या करते थे, उनको पता था प्रीमियम का जब पूरा पैसा बाद में आएगा तो वो एग्जेम्प्ट होता था, तो उसका गलत फायदा उठाते थे कि बहुत सारे यूएलआईपी में इन्वेस्ट कर देते। हमने बोला सुन लो फिर एक बात समझो, अगर कोई भी यूएलआईपी में इन्वेस्ट करे हो जिसका किसी भी साल में प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है ना, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो जो यूएलआईपी है उसका पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यूएलआईपी जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, एक नहीं सर 10 अलग अलग यूएलआईपी खोल दिए, 30,000 30,000 30,000 करके प्रीमियम जा रहा था, टोटल 3 लाख का प्रीमियम जा रहा था। तो हमने बोला राजा सुनो, वो 2.5 लाख इंडिविजुअल या इन एग्रीगेट है। अगर एक से ज्यादा यूएलआईपी है तो सबका एग्रीगेट मिला के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है ना, तो 2.5 लाख से ज्यादा वाले जितने भी यूएलआईपी है उनको हम इग्नोर कर देंगे। उनका जब पैसा आपको मिलेगा ना, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो यूएलआईपी में, या कोई नॉर्मल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, उसमें अगर आप 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हो, तो ये दोनों केस में जो पॉलिसी से पैसा मिलेगा ना, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जब पैसा दे रही है तो टैक्स लगेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस तो काटेगी ना राजा। तो इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस काटेगी अगर आप रेसिडेंट हो। कौन से रेट पे? 5% पे। कब? जब आपको पेमेंट हो रहा है। क्रेडिट क्या होता है भाई? इसमें तो सीधा पेमेंट होता है। और कौन से पैसे पे? एनी सम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन
इंक्लूडिंग बोनस दैट इज नॉट एग्जिम, मतलब जो भी पैसा एग्जिम नहीं है उस पर टीडीएस कटेगा। और सर सुनो ना मेरी बात, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द इनकम अमाउंट एंड नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो मैंने 40 लाख का टोटल प्रीमियम भरा और मेरे को 60 लाख का पैसा वापस मिला, तो 60 लाख पे टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम कितना हो गया मेरा 20 लाख, 20 लाख पे 5% का टीडीएस कटेगा सर। पर मिनिमम अमाउंट यहाँ पे हमने डाला है 1 लाख रुपए, बहुत बड़ा लिमिट है सर, क्योंकि पॉलिसी है ना, पॉलिसी है ना, तो हमने बड़ा अमाउंट ही इन्वॉल्व होता है, तो हमने मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख के ऊपर जाएगा तभी 5% की टीडीएस की बात करेंगे। मतलब 194 डी, डी डी हो गया दल्ला, और डी है दादाजी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दोनों में भी क्या आता है आपका 5% आता है दोस्तों। उसके बाद 194 ई, ई यानी कि क्या सर, दुश्मन, ई यानी एनिमी, एनिमी यानी कि दुश्मन, दुश्मन मतलब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर, हमारे बाहर के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो इंडियन क्रिकेटर के सामने खेलने आते हैं, हमारे सारे दुश्मन है। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे दुश्मन है, उनका भी काटेंगे हम टीडीएस। सर कैसे काटेंगे मेरी बात सुनना सर, इसका ये सेक्शन जो 194 ई है, ये रिलेट करता है 115 बीबीए में। 115 बीबीए में क्या लिखा हुआ है सर, तीन तरह के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, विकी पॉन्टिंग ले लो, कोई भी स्पोर्ट्समैन ले लो, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो हु इज नॉट एन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज अ नॉन रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है, इंडिया में तीन तरीके से पैसा कमा रहा है सर। इंडिया में गेम में पार्टिसिपेट करके, दूसरा एडवर्टाइजमेंट करके, ये लोग जो क्रिस गेल आके इतना नाच नाच के जाते हैं, कितना भारी पैसा कमाते हैं। तीसरा, अगर आपने इंडिया के कोई न्यूज मैगजीन या आर्टिकल में कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो ये तीनों तरीके से पैसे कमा रहे हो ना, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो, आप स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब कोई भी हो गया सर, आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो अगर अपने प्लेयर को इंडिया लाके खिलाने का अगर कोई पैसा लेता है ना, वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। और तीसरा, एंटरटेनर बीइंग नॉन रेसिडेंट एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, बाहर से अगर नाचने के लिए टेलर स्विफ्ट आई, जेनिफर लोपेज आई, सेलेना गोमेज आया, जस्टिन बीबर भी आया, तो उस केस में क्या होगा, इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंस इन इंडिया जो है ना, इस पे भी आपको टैक्स लग जाएगा कितना, 20% का। और इसके सामने याद रखना, कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, देयर विल बी नो डिडक्शन। मतलब आप बोलोगे टेलर स्विफ्ट आई, उसने अपने पूरी टीम को लाया, रहने खाने का खर्चा कुछ नहीं, हम तेरे को 20% देके वैसे ही एहसान कर रहे हैं। और दोस्तों, आपका एक बार अगर बरोबर टीडीएस कट गया ना, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये प्रोविजन है 115 बीबीए का। अब ये 115 बीबीए में जो टैक्स हो रहा है, उसका टीडीएस तो काटना पड़ेगा ना। तो 194 ई में क्या कहता है, दुश्मनों, तुम्हारे हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होती है ना, उसको 20% पे टीडीएस काटेंगे, 20% पे टीडीएस काटेंगे। कौन कौन सर, तीन लोग हैं, दो मेरे साथ बोलो ना, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर और आपका स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और पेमेंट कब टीडीएस काटोगे सर, पेमेंट और क्रेडिट, और कौन से सेक्शन में 115 बीबीए में 20% तो काटोगे। पर याद रखना सर, जब एनआर का टीडीएस जब काटते हो ना, तो साथ साथ में आप सेस भी काट लेते हो, इसलिए 4% सेस का भी डिडक्शन ले लेना, और कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है दोस्तों। उसके बाद ना 194 डबल ई क्या हो गया, डबल ई हो गया सर, इजी अर्निंग्स। इजी अर्निंग्स मतलब जो एकदम आसानी से बिना दिमाग लगाए पैसा कमा सकते हो, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो जो भी रिटर्न आएगा उस पर 10% का टीडीएस कटेगा। शर्त यह है कि मिनिमम 2500 रुपए का अमाउंट होना चाहिए। कितना छोटा अमाउंट है सर, मिनिमम 2500 का, और 10% का टीडीएस कटेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट अगर आप अपने हायर लीगल हेयर को कर रहे हो, मतलब बच्चों को हो रहा है पेमेंट डेथ होने की वजह से, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा सर। 10% याद कर लो, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ई मतलब इजी अर्निंग्स, इजी अर्निंग्स में क्या आ जाता है, इजी अर्निंग्स में क्या आ जाता है राजा, आपका नेशनल सेविंग स्कीम आ जाता है। 194 ए फ्री परचेज ऑफ यूनिट्स है, वो आप पढ़ लेना दोस्तों, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 194 जी में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। आपने अभी तक 194 डी ए पढ़ा, 194 डी पढ़ा था, जो इंश्योरेंस कमीशन था। ये लॉटरी टिकट के सेल का कमीशन है। तो जो अलग अलग छोटे छोटे पान दुकान होते हैं ना, जो लॉटरी टिकट बेचते हैं, उनको टिकट बेचने का कमीशन मिलता है। तो वो टिकट बेचने का जो कमीशन मिला ना, उसमें 5% का टीडीएस लग जाएगा। शर्त ये कि मिनिमम उसको 15,000 का पेमेंट कर रहे हो एक टाइम में। ये एग्रीगेट नहीं लिखा है सर यहाँ पे, इनसे शायद गलती हो गई या जो भी है, इन्होंने लिखा 15,000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो ना, टीडीएस काट लेना 5% का। दोस्तों, कौन से वाले रेम्यूनरेशन पे, अगर आप उसको टिकट सेलिंग का कमीशन दे रहे हो, तो उस पर 5% काट लेना सर। आपके 194 डी वाले कमीशन में भी 5% था, 194 जी वाले कमीशन में भी 5% है सर। जी फॉर क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, जी फॉर क्या हो जाएगा सर, बताओ। मैंने एक याद किया था, जीता। जीता मतलब क्या, लॉटरी जीता। अभी आप जीता को गीता बोलोगे तो नहीं चलेगा, एक तो चीता हो गया, और दूसरा क्या हो गया सर आपका, चलो जी का एक बार रखते हैं अपन, क्या बोल रहे हो, जी फॉर गेन ऑन लॉटरी। भाई अगर जी फॉर गेन ऑन लॉटरी सेल कमीशन इतना याद आ जाए, तो फिर तो लॉटरी सेल कमीशन ऐसे ही याद आ जाएगा ना, जी से क्यों लेना देना। जी से गेन, कौन सा गेन, घंटा गेन, कौन सा गेन सर, सुनो ना मेरी बात। अच्छा, जी से ये कर सकते हो, घंटा, क्यों घंटा, लॉटरी लगा नहीं, घंटा।
जी से क्या घंटा, बोले गॉड लॉटरी लगा, घंटा नहीं लगा सर, घंटा लॉटरी लगा अपने को, तो लॉटरी तो नहीं लगा, पर जो लॉटरी का कमीशन है उसमें 5% का टीडीएस कटेगा दोस्तों। यहां तक रखते हैं दोस्तों आज का रिवीजन। अगले आगे का रिवीजन 194 एज से जो है वो हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। 1 घंटा बहुत है, इतना आपने ऑब्जर्व कर लिया। कल हम मेजर पोर्शन कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोगों को नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, shubhamsinghal.com में जाकर के आप ये नोट्स को परचेज कर सकते हो। और फॉर मोर सच कंटेंट डू मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। कल शाम को 7 बजे आप लोगों का दूसरा रिवीजन वीडियो आ जाएगा। मिलता हूं आपसे कल। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।